स्वागत है आप सभी का सच पे धड़क में। सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी बेहद अहम रही है और आज बात सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। एक दौर था जब महिलाओं की सियासत में छवि इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन अब दौर बदल चुका है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही हैं। आज बात महिलाओं की सियासत में भागीदारी को लेकर। अब सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान की छवि महिलाओं को लेकर शुरुआत में काफी खराब रही थी, चाहे वो बेटियों के बाल विवाह को लेकर हो या लड़कियों को शिक्षा से दूर रखना। लेकिन महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या आधी आबादी पर हो रही पूरी सियासत? क्या राजनीति में महिलाओं को मिला बराबरी का हक? क्या महिला नेतृत्व पर पार्टी का कम भरोसा है? आजादी के बाद राजनीति में महिलाओं की कितनी बढ़ी हिस्सेदारी? सदियों से महिलाएं एक पितृसत्तात्मक समाज में रहती आ रही हैं। उनके जन्म से लेकर मरण तक हर गतिविधि में एक पुरुष ही सर्वेसर्वा होता आया है। हमारे देश के कई समाज सुधारकों ने महिलाओं की दशा को सुधारने का बीड़ा उठाया, जो काफी हद तक सफल भी हुआ, और ये शुरू हुआ उन्हें शिक्षित करने से। महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पत्नी और शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाने की एक अलख पूरे देश में जगाई थी, जिसकी बदौलत आज महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी कर पा रही हैं। सावित्रीबाई फुले को हम एक तरह से राजनेता भी कह सकते हैं, जिन्होंने आधी आबादी को एक नेतृत्व दिया। आज हर क्षेत्र में महिलाएं वो कर पा रही हैं जो कभी एक सपना हुआ करता था। हालांकि एक क्षेत्र ऐसा है जहां महिलाओं की कमी अभी भी खलती है। ये वो क्षेत्र है जो खुद महिलाओं समेत हर नागरिक से सम्मान और अधिकार की बात करता है और उनका भविष्य तय करता है। लेकिन हाय रे सियासत, इस नाम ने खुद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को हाशिए पर रख दिया है। भले ही हम इस दौर को महिलाओं का कह सकते हैं, लेकिन राजनीति खुद महिलाओं के साथ कितनी राजनीति करती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बात अगर राजस्थान की करें तो आजादी के बाद हुए चुनाव, जो साल 1952 में हुआ था, जिसमें 4 महिला दावेदारों ने पर्चा भरा था, लेकिन बदकिस्मती से जीत किसी को नहीं मिली। तब बांसवाड़ा सीट पर चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। 1953 में इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिस पर एक महिला उम्मीदवार को पीएसपी यानी प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर उतारा गया। नाम था यशोदा देवी। तब राजस्थान में पहली नेता चुनाव मैदान में उतर रही थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर बम्पर जीत हासिल की। राजस्थान को उसकी पहली महिला नेता तो मिल गई थी, लेकिन 160 सीटों वाली विधानसभा में वो एक महिला नेता एक तरह से ना के बराबर थी। इस बात को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी समझा था। साल 1954 में वे राजस्थान विधानसभा में पधारे थे। तब इस 160 सीटों वाली विधानसभा में उन्होंने सिर्फ एक महिला नेता को बैठे हुए देखा। तब तो नेहरू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उस वक्त मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के घर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे, तब उन्होंने इस बात को उठाया और विधानसभा में महिलाओं का भागीदारी न होने पर कटाक्ष किया। नेहरू ने तब कह दिया था कि आपका राजस्थान महिलाओं के मामले में बहुत पिछड़ा है, उन्हें हमें आगे लाना होगा। तब इसके 2 महीने बाद यानी जून 1954 में आमेर बी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हुआ। इसके लिए कांग्रेस ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आजादी की लड़ाई के क्रांतिकारी चौधरी नेतराम सिंह की बेटी कमला बेनीवाल को टिकट दिया।
जो उस वक्त जयपुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। वो वनस्थली विद्यापीठ में स्नातक की छात्रा थी। फिर क्या था, कमला को टिकट दिया गया और वो जीत गई। इस तरह राजस्थान को उसकी दूसरी महिला नेता मिली। इस तरह से धीरे धीरे महिलाएं सियासत में आने लगी। हालांकि हालात तब भी मन मुताबिक नहीं बन पा रहे थे, लेकिन राजस्थान महिलाओं के मामले में बहुत पिछड़ा है। इस धारणा को राजस्थान में बदलने की कोशिश लगातार दिखाई दी। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में 200 में से 27 महिला विधायक हैं, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस से 15, बीजेपी से 10, आरएलपी से 1 और एक निर्दलीय महिला विधायक सदन में है। वहीं 10 सीटों की राज्यसभा में राजस्थान से एक भी महिला सांसद नहीं गई है। यहां तक कि 25 सांसदों में भी सिर्फ 2 सांसद ही राजस्थान में हैं। राजस्थान में महिला नेताओं की भागीदारी की बात करें तो एक वक्त वो भी आया जब इसे महिलाओं का स्वर्णिम युग कहा गया। तब राजस्थान में 3 दिग्गज महिला नेता सियासत के सर्वोच्च पद पर बैठी थी। इस मारवाड़ी सियासत में रजवाड़ी रंग भरा दिग्गज बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने। वो 2003 में प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी साल 2004 में राजस्थान की राज्यपाल की कुर्सी पर पहुंची थी। तो उसी दौर में राजस्थान की ही दिग्गज महिला नेता सुमित्रा सिंह उस वक्त विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। ये वक्त ऐसा था जब प्रदेश के तीनों सर्वोच्च सियासी पदों पर महिलाओं का राज था। 2018 में बनी गहलोत सरकार में भी करीब 3.25 साल तक मंत्रिमंडल में केवल एक महिला को ही प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दखल के बाद 3 महिलाओं को गहलोत कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, जिसमें ममता भूपेश, शकुंतला रावत और जाहिदा खान शामिल हैं। कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियां आधी आबादी को कितना हिस्सा सियासत में दे रही है, उसके लिए ज्यादा दूर नहीं, बस पिछले विधानसभा चुनाव तक चलते हैं, जिसमें कई महिलाओं को इन पार्टियों ने टिकट दिए थे। प्रदेश में तब 2294 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 189 महिला प्रत्याशी थी। तब बीजेपी ने सिर्फ 23 महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने 27 महिलाओं को मैदान में उतारा था। वहीं बीएसपी ने सिर्फ 15 प्रत्याशी महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि निर्दलीय और दूसरे दलों को मिलाकर 124 महिलाएं मैदान में उतरी थी। महिला प्रत्याशियों की संख्या भले ही आपको कम लग रही हो, लेकिन इसके पहले के साल 2013 के चुनाव पर नजर डालेंगे तो महिला प्रत्याशियों का ये आंकड़ा महज 166 पर जाकर ठहर जाता है। तब इनमें से सिर्फ 28 ने जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। राजस्थान के अलावा अगर इस मामले में पूरे देश पर निगाह डालें तो स्थिति और भी ज्यादा खराब नजर आ रही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला वोटर की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या में कोई खास इजाफा नहीं देखा गया, जो कि बताता है कि अभी भी महिलाओं के टिकट लेने से लेकर चुनाव लड़ने तक उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्हें जनता का नेतृत्व करने से रोक रहा है। महिला नेताओं की बात करें तो ये कड़ी शुरू होती है दिग्गज नेता और आयरन लेडी इंदिरा गांधी से, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने जो अपनी छवि बनाई, उसने देश की महिलाओं को एक नई ऊर्जा दी, एक आशा दी, एक उम्मीद दी, जिसने महिलाओं को पर्दे से बाहर आने की शक्ति दी। इंदिरा गांधी के बाद देश को एक और शक्तिशाली नेता मिली, जो थी उनकी बहू सोनिया गांधी। उस दौर में सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे जैसी नेता राष्ट्रीय पटल पर उभर रही थी। प्रतिभा पाटिल के देश के राष्ट्रपति बनने के बाद इस तथ्य को और पुख्ता कर दिया कि देश की राजनीति में भले ही महिलाओं का योगदान संख्या के तौर पर ज्यादा ना हो, लेकिन धीरे धीरे राजनीति की परिपाटी में बदलाव आने लगा था। राजनीति में महिलाओं का कारवा बढ़ रहा है, लेकिन विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि लैंगिक समानता की विश्व रैंकिंग में भारत 146वें देशों में 135वें स्थान पर खिसक गया है। WEF ने इस गिरावट के पीछे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति कमजोर होने को एक कारण बताया था। लेकिन क्या असल में ऐसा है? ये जानने के लिए आंकड़े देखें तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में साल 2016 में भारत विश्व में 9वें स्थान पर था।
साल 2022 में 48वें स्थान पर है। मतदान में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है, कहीं कहीं तो पुरुषों से ज्यादा भी है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में एक स्थिरता दिखती हो, लेकिन नगरीय और पंचायत स्तर पर महिला सीटों का आरक्षण है। इससे तस्वीर अलग है। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। ये इस स्थिति को बेहतर बना सकता है, लेकिन ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ। इसके लिए हम दूसरे देशों से तुलना करें तो पाएंगे कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के उच्च सदन में महिला सांसदों की संख्या 26.4%, निचले सदन में 32% है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के उच्च सदन में 39.5% और निचले सदन में 30% सांसद हैं। अमेरिका में 25 उच्च सदन में और 23% निचले सदन में सांसद हैं। अगर यूए की बात करें तो निचले सदन में 22.5% सांसद हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले सबसे ज्यादा महिला सांसद चुनी गई। इसमें कुल 78 महिला सांसद चुनी गई, जो कुल सदस्यों का 14.4% है। 8054 प्रत्याशियों में 726 महिलाएं थी। साल 2021 तक राज्यसभा में भी महिला सदस्यों की संख्या 12.24% थी। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने 22 में से 6 महिलाओं को प्रत्याशी भी बनाया था। वहीं देश की विधानसभाओं के बारे में अगर बात करते हैं तो देश की सभी विधानसभाओं में 338 महिला विधायक हैं। साल 2022 में हुए 5 राज्यों के चुनाव में सबसे अधिक महिलाएं उत्तर प्रदेश से 11.66% से चुनी गई। 33 महिला प्रत्याशी विधानसभा पहुंची। हालांकि आंकड़ा साल 2017 के मुकाबले कम है, तब 38 महिला विधायक बनी थी। देश में लंबे समय से महिला आरक्षण बिल को लाने की मांग हो रही है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसे लेकर विपक्ष भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरता रहता है। भाजपा ने 2019 के घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया था। इसी बिल पर जब संसद में हंगामा बरपाता रहता है। इसके लिए ये जान लेते हैं कि आखिर ये बिल है क्या। ये संविधान के 85वें संशोधन का विधेयक है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इसी 33% में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। अक्सर देखा गया है कि सभी पार्टियां इस पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहती हैं। संसद में कई बार ये बिल पेश भी हुआ, लेकिन जिस तरह से इस आरक्षण विधेयक को पिछले कई सालों से बार बार पारित होने से रोका जा रहा है, जिससे कई महिला नेताओं में नाराजगी भी देखी जाती है। पहली बार इस विधेयक को देवगौड़ा के नेतृत्व वाली लोकसभा में 1996 में पेश किया गया था। तब भी सत्तारूढ़ पक्ष में एक राय नहीं बन सकी थी। तब भी विधेयक की खिलाफत शरद यादव ने की थी। साल 2017 में जब ये बिल पेश किया जा रहा था, तब भी शरद यादव ने ही इसका विरोध किया था। 1998 में जब इस विधेयक को पेश करने के लिए तत्कालीन कानून मंत्री थम्बी दुरै खड़े हुए थे, तब संसद में इतना हंगामा हुआ और हाथापाई भी हुई। उसके बाद उनके हाथ से विधेयक की प्रति को लेकर लोकसभा में ही फाड़ दिया गया था। राजनीति में महिला भागीदारी कम होने का कारण है कि महिला आरक्षण बिल 22 साल से अटका पड़ा है। 1996 में पहली बार पेश होने के बाद अब 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद भी ये दोबारा लोकसभा के पास नहीं हो पाया। इसकी बड़ी वजह सपा, बीएसपी और आरजेडी का कड़ा विरोध और कोटे के भीतर कोटे की मांग थी, जिसके चलते ये बिल अधर से लटका हुआ है। मजेदार बात तो ये है कि हर चुनाव में महिला आरक्षण बिल एक बड़ा मुद्दा बनता है। हर लोकसभा में इसे लाने की और फिर इसे पास करवाने की बात की जाती है। जानकारों का मानना है कि लोकसभा में सत्ताधारी गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल है, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसके सामने वह दिक्कत नहीं है जो मनमोहन सरकार को थी। मनमोहन सरकार में कांग्रेस का अपना बहुमत नहीं था और कई समर्थक दल महिला आरक्षण विधेयक को मौजूदा रूप में पारित करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मौजूदा लोकसभा में न सिर्फ सत्ताधारी गठबंधन का बहुमत है, बल्कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी महिला आरक्षण के समर्थन में है। इसके अलावा वामपंथी दल भी महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं। ऐसे में ये सरकार पर है कि वो महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल लाए। इसके बिना भारत में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का उतना प्रतिनिधित्व संभव नहीं दिखता जितना कि होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो देश और प्रदेश के चुनावों में महिलाएं कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उसकी बानगी राजस्थान के चुनावी माहौल में देखने को मिल रही है और इसमें बीजेपी बहुत ज्यादा ध्यान भी दे रही है।
चुनाव में नारी शक्ति के दम पर भाजपा अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। राजस्थान में भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से शुक्रवार को जयपुर के मानसरोवर में महिला प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सांसद भी शामिल हुई। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर निकालने के लिए भाजपा अब महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जुगत में है। इसके लिए भाजपा के महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सेल्फी विद लाभार्थी और मोदी राखी अभियान के जरिए प्रदेश की महिलाओं को भाजपा से जोड़ा जाएगा। शुक्रवार को जयपुर के मानसरोवर में महिला प्रतिनिधि सम्मेलन में भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, सांसद दिया कुमारी, मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी शामिल हुई। आगामी विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार की योजनाओं के जरिए महिलाओं को पार्टी की रीति और नीति से जोड़ने का आह्वान किया गया। सम्मेलन के बाद महिला मोर्चा की ओर से गहलोत सरकार के खिलाफ महिला मोर्चा की ओर से मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने कहा कि सम्मेलन में आगामी कार्य योजना के बारे में महिला कार्यकर्ताओं को बताया गया है। इसके साथ ही आगामी गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। वहीं पार्टी आधी आबादी का समर्थन पाने के लिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करने के लिए क्या रणनीति बना रही है, वो भी सुनिए। मैसेज तो ये क्लियर है कि जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, बलात्कार बढ़ा है, दुष्कर्म बढ़ा है राजस्थान में, उसके विरोध में सारी ही महिलाएं, और आज फिर से 5 जुलाई को भी, और आज फिर से महिलाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बहुत सारी एनजीओ की महिलाएं, दूसरी महिलाएं, हर क्षेत्र से महिला इस अभियान से जुड़ी है। और हम सब मिलकर इस महिला विरोधी सरकार को, इस भ्रष्टाचार से पूर्ण रूप से युक्त सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का जो काम है, जो हमारी महिला शक्ति करेगी। राजस्थान की आधी आबादी महिला है, और अगर महिला ठान ले कि इस कांग्रेस को हराना है तो कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक सके। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला मोर्चा की ओर से राजस्थान की महिलाओं को भाजपा की नीति और रीति से जोड़ने के लिए सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके साथ ही मोदी राखी अभियान होगा। इन दोनों अभियानों के जरिए महिला मोर्चा की कार्यकर्ता घर घर जाएंगी और वहां पर महिलाओं को भाजपा से जोड़ने का काम करेंगी। दिया कुमारी ने राजस्थान में महिला अपराधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं। पार्टी का सदस्यता अभियान है, अभियान है जो हमारे हर जिले में चल रहा है, हर विधानसभा में चल रहा है, हर मंडल में चल रहा है, और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े उसके बारे में भी बात की। सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, उसमें भी महिलाओं को, सारी बहनों को बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, और भी संगठन से जुड़े हुए काम है उसके बारे में भी हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा जी ने सबको बताया। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन ने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी 9 साल के कार्यकाल में देश की आधी आबादी को उनके अधिकारों से जोड़ा है। अलग अलग योजनाओं के जरिए देश की महिलाएं सशक्त और मजबूत हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने कहा कि अब प्रदेश की महिलाएं इस सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। आज मानव श्रृंखला के जरिए गहलोत सरकार को आईना दिखाने का काम किया गया है, और इस सम्मेलन के बाद अब शहर, गांव, ढाणी तक यह महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पहुंचेंगी और गहलोत सरकार में जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है उसको घर घर जाकर बताएंगी। सांसद रंजिता कोली ने भी कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस सरकार को हटाने का संकल्प भी लिया। सबसे पहले तो हम लोग चुनावों के लिए मुद्दा नहीं बना रहे, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के अंदर आज आप देखिए कितनी घटनाएं ऐसी हो गई हैं। आए दिन आप करौली की घटनाएं को ले लीजिए, आप जोधपुर की घटना को ले लीजिए, ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि महिला आक्रोशित हो रही है। और इस राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का बिल्कुल निश्चित कर लिया है कि जो अपमान अब ये हो गया है, नहीं सहेगा राजस्थान महिलाओं का अपमान।